गई है। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, टॉपिक का नाम ही सिंपल है, तो एक्चुअली जो टॉपिक है एक्चुअल में सिंपल है। आज आपको पता चल जाएगा कि जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते थे, राइट? तो ये बेसिकली ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये टॉपिक समझने के लिए आपको ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक समझने के लिए जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का स्ट्रिंग कंस्टेंट था वो थोड़ा सा आना चाहिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? और F इज इक्वल टू ma और स्प्रिंग मासलेस होती है, कुछ फेनोमेना से वो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइड होता है। गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है टॉपिक। एक है काइनेमेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक्स पार्ट, और दूसरा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पार्ट, ठीक है? ये दो इसमें डिवाइड होता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पार्ट मतलब मैंने ऐसा बोला है। अब जनरली क्या होता है, काइनेमेटिक्स पहले सिखाना चाहिए। जैसे मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जो यूट्यूब पे अपने जेवाईसी वाले, उसमें काइनेमेटिक्स जो है ना वो मैंने पहले पढ़ा है, जो एक्चुअल में सब जगह भाई यही पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद एनएलएम पढ़ाया जाता है, मतलब सीक्वेंस वैसा होता है। लेकिन अभी अपना जो रेगुलर लेक्चर है, थोड़ा सा आपको टॉपिक बोरिंग ना लगे, मतलब आप ऐसा ना समझो यार, ऐसा लगेगा यार कि बहुत ज्यादा बोरिंग है टॉपिक, तो इसलिए मैं पहले एनएलएम पार्ट करने वाला हूँ क्योंकि सबको अच्छा लगता है। हाँ, और इसके ऊपर के क्वेश्चन भी काफी अच्छे खासे आते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वेव्स पढ़ने वाले, वेव्स के लिए ये सब पार्ट भी लगता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एसएचएम को उल्टा करूंगा, जो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं वो पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मेरा जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड और थर्ड का हाफ लेक्चर मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? और जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो मैं सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो उल्टा करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके ऊपर गाइस। तो कुछ रूल जो आपके दिमाग में रखने हैं। मेरा पहला आज का जो लेक्चर है, हाँ बोलो सर। बार बार कोई माइक अनम्यूट कर रहा है। हाँ ना सर, यस सर। स्क्रीन आपकी आ रही जा रही है सर। कौन 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 कर रहा है सर की मेरा सर। कौन अनम्यूट कर रहा है भाई? ये अनम्यूट और ये कोई तो कर रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है सर। मुझे कोई तो लगा थी जानबूझ के कुछ कर रहा है। डिस्टर्बेंस है, ठीक है? कोई जानबूझ के कर रहा होगा तो उसको निकाल देंगे क्लास से भाई, अलाउ ही नहीं होगा, वेट लिस्ट में जाओगे तुम, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है गाइस? आपका माइक जो है सही रखो, नहीं तो मैं फिर अगले बार से आपको वो अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगा, जिसका माइक अभी अनम्यूट रहेगा और जिसके वजह से परेशानी होगी, ठीक है? यहाँ पे देखो एकदम सिंपल, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी पहला वाला जो जो सेकंड लेक्चर है, आज के लेक्चर में ना आपको दिमाग थोड़ा सा कम लगाना है। दिमाग थोड़ा सा कम लगाना मतलब एकदम ज्यादा लॉजिकली सोचने मत जाओ। जैसे मैंने रोटेशन में बोला, रोटेशन में लास्ट के पार्ट मैंने क्या बोला था कि ज्यादा दिमाग लगाने गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? कुछ मेथड से पहले सीखो और उसके बाद उसको फिल करो तो रोटेशन अच्छे समझ में आता है। जो मेरा लास्ट का एडवांस का पार्ट अभी भी बचा है रोटेशन का, जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं आपके ऊपर, वो उसमें समझ में आएगा आपको कि क्या दिमाग लगता है। बट अभी के लिए आज के लेक्चर में वापस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड को फॉलो करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं काइनेमेटिक्स पार्ट आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं मैं गाइस, सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई है, अंधेरा हो गया बेसिकली। पहले में एक फर्स्ट इसमें मैंने बोला पीरियोडिक मोशन, ठीक है? पीरियोडिक मोशन वर्ड है, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? यहाँ पे देखो, जैसे सन है, अपनी अर्थ घूम रही है, तो अर्थ जब घूमती है तो स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो वापस इसी पॉइंट से जाती है, जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पेसिफिक टाइम के बाद वापस उसी पॉइंट से जाने वाला है, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है? तो ये पीरियोडिक मोशन है, राइट? तो पीरियोडिक मोशन क्या, स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसी पॉइंट से वो वापस 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 जाएगा, राइट? अब पीरियोडिक मोशन में नीचे और एक मोशन आती है, जैसे हम लोग एक वर्ड कभी कभी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम कुछ कुछ बुक में ऑस्सिलेशन भी दिया जाता है, ठीक है? हम लोग बेसिकली एसएचएम पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्हाट इज ऑस्सिलेशन देन? व्हाट इज ऑस्सिलेशन? अब पीरियोडिक मोशन के बाद एक आएगा टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या? आपने कभी भी देखे हुए स्प्रिंग को सब खींचो और छोड़ दो तो ऐसे 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 आगे पीछे जाएगा, या इवन ये देखो पेंडुलम आगे पीछे जा रहा है। तो ऐसे वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो चीजें क्या होगी, आगे और पीछे, आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है? टू एंड फ्रो मोशन में
एक कॉमन अपन वर्ड यूज करेंगे तो उसको ऑसिलेशन भी अपन बोलेंगे, ऑसिलेशन। तो चीजें ऑसिलेट कर रही है, मतलब आगे पीछे जा रही है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो पीरियोडिक मोशन सबसे बड़ा ऊपर है। पीरियोडिक मोशन कुछ भी हो सकती है, मतलब उसके लिए मतलब हर एक टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक मोशन होगी या हर एक ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा। हाँ बोलो सर। पुनीत कुरानी है कोई जो हाँ बार सर, बार पुनीत unmute कर रहा है। सर वही बार बार कर रहा है। हाँ, एक मिनट रुको। पुनीत, सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट पे आओ। सो बेसिकली एवरी ऑसिलेशन इज बेसिकली पीरियोडिक मोशन। तो समझ में आया ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेशन इज सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। मतलब ये सेट होगा तो ये सबसेट होगा। और एकदम लास्ट में क्या आएगा, तो इसलिए मैंने देखो नीचे नीचे लिखा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अगेन अ सबसेट ऑफ ऑसिलेशन। तो मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर क्या है, पीरियोडिक मोशन, जो हर एक टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट होगी, ठीक है। जिसके अंदर आता है टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले SHM, लेकिन ऑसिलेशन क्या होता है, जो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होती है। और इसके नीचे का आएगा SHM। तो देखो सबसेट बनते जा रहा है। सो नाउ व्हाट इज SHM? तो ये चीज तो मैंने बता दी। अब मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, खास करके ये लेक्चर नंबर 1 में काफी सारे काम में आते हैं। आज के लेक्चर में इसमें बहुत कम अपन यूज करेंगे, जैसे टाइम पीरियड वगैरह। तो सबसे पहला टर्म है मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या होता है अभी पहले तो सिर्फ दिमाग में रख लो। मीन पोजीशन आपको भी लिखना है बेसिकली वैसे चीज। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये एक वर्ड आएगा, मीन पोजीशन वर्ड आएगा एक्सट्रीम पोजीशन एक वर्ड आएगा, उसके बाद एक वर्ड आएगा एम्पलीट्यूड, ये एक वर्ड आएगा, ठीक है। ये सारा फर्स्ट लेक्चर का काम है, सब फर्स्ट लेक्चर में आने वाला है, मतलब अपने लिए सेकंड लेक्चर में। फिर टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, जो SHM या ऑसिलेशन होने वाला है उसका टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सिंपल में यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। इट इज 1/टाइम पीरियड। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? इट इज 2πf। कुछ चीजें तो आपको पता ही है, 2π टाइम पीरियड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है ओमेगा, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते थे, राइट? सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में अपन इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, मैंने क्या बोला वो कब बताऊंगा आपको, अपने आगे के लेक्चर में। तो आगे के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये भी देखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों के सिंबल ओमेगा क्यों है, ठीक है, दोनों के सिंबल सेम क्यों है, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं कहाँ पे, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशन, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हुए। तो ये दोनों सेम क्यों हुए, क्या एक्चुअली रिलेशन इन दोनों का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगले लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर में इस सब चीजों के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पे। सो बेसिकली क्या होता है, कोई एक ब्लॉक है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है ना, एक मास m है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मास ना आगे पीछे जा रहा है, मतलब कभी इधर था तो ऐसे जा रहा है, फिर वापस ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो ना? टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करे जा रहा है। तो ये किसी के अबाउट करता है, कहीं ना कहीं ये चीज होगी। तो जिसके अबाउट वो करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। जहां पे मैं बाद में लिखूंगा, इस पोजीशन पे नेट फोर्स, गाइस, नेट फोर्स 0 होता है। एक जो ऐसी पोजीशन होती है कि जहां पे क्या बोलूंगा मैं, नेट फोर्स क्या होता है, 0। उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। और उसके अबाउट वो घूम रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो होगा, सिंपल सी बात है ना, ये तो एक्सट्रीम है ना, मतलब एक्सट्रीम ब्लॉक यहाँ पे जा सकते हैं, उसके आगे तो जा नहीं सकता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों पोजीशन जो हो गए वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई।
तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गई मेरी एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया, अंदर मीन हो गया। मीन एंड एक्सट्रीम, इन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो इन सब टर्म्स का मैं मतलब समझा रहा हूं, इन टर्म्स के डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वापस बोल रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? ये ब्लॉक यहां से निकला, आगे गया और वापस उधर ही आया, तो कुछ एक टाइम के बाद वो वापस उसी पॉइंट पे आता है और वापस ऐसे ऐसा करना चालू करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड विच इज टी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? इट इज 2 पाई विच इज 2 पाई अपॉन टी। एक काम करो, पहले इतना ये टर्मिनोलॉजीज भी लिखो। तो पहले पेज में आपने क्या लिखा? वो 3 वर्ड लिखे, ये वाले, पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन विच इज ऑसिलेशन, एंड देन एसएचएम, ये वर्ड लिखे। और आपने क्या बोला? ऑसिलेशन इज सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन, एसएचएम इज सबसेट ऑफ ऑसिलेशन। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले इतना लिख दो, ठीक है। ये पहले का 5 मिनट थोड़ा थेरोटिकल है, ठीक है। थेरोटिकल मतलब अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम आएगा आगे एक 5 मिनट के बाद। अब मैं थोड़ा सा टर्म्स आपको बता रहा हूँ पहले। सर वो ब्लैक पेज वाला भी लिखना। हाँ, बैक पेज वाला तो 3 ही चीज लिखनी है, 3 वर्ड लिखो, पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ब्रैकेट में लिखो ऑसिलेशन एंड एसएचएम। सर वो थर्ड वाला एम्पलीट्यूड है कि वही है? अरे हाँ, एप्टीट्यूड लिखा है, ये एम्पलीट्यूड है। वो जो जिसको पीपीटी बनाने दिया होगा वो साइंस वाले स्टूडेंट है, एक्चुअली साइंस वाले स्टूडेंट थी, लेकिन पता है ना कम पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम होता है जिंदगी में उनके, इसीलिए अपना पीपीटी बना रही है। अब इसने लेक्चर सुन लिया तो पीपीटी बनाना बंद कर देगी। छोड़ो, गलती होगी उससे, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फटाफट लिखो चलो। हाँ, और लिखते वक्त आप लोगों को क्या यूज करना है? लिखते हुए आप लोग को अपना स्क्रीन शेयरिंग यूज करना है। ये तो नॉर्मल वीडियो में देखो, मतलब वीडियो में पूरा का पूरा दिखूंगा। सर डायग्राम भी नोट करना है। अरे वो कर लो ना, पता क्या चलेगा फिर डायग्राम नोट नहीं करोगे तो, कौन सा एक्सट्रीम है कौन सा मीन है। एफ नेट 0 होता है, फोर्स नेट। ठीक है गाइस, चलो लिख के हो गया आपका? यस सर। हाँ चलो फटाफट फटाफट। हाँ, अब जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में लिखो, ठीक है। ज्यादा अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है गाइस, सिर्फ देखते रहो यहाँ पे। अभी तक पढ़ाना सब कुछ बाकी, अभी तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज मैंने बताया, अभी तक मैंने बताया नहीं कि व्हाट इज एसएचएम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक और वर्ड आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा मैंने एनिमेशन डाला हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, एनिमेशन क्या है, स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग। ये आप ना ऐसा मत ड्रॉ करो, आप उल्टा ड्रॉ कर, कोई भी कर सकता है, ऐसा नीचे से ऐसे ऐसे भी कर सकता है, ऊपर से ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं ड्रॉ, ड्रॉइंग आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखो स्प्रिंग है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो एक होता है जहां पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, मैंने स्प्रिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, राइट। एक क्या होती है, मैं मतलब सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करता फिर रफ कर दूंगा मैं। एक होती है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? व्हाट इज नेचुरल लेंथ? जहां पे कुछ भी इसके ऊपर फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है, मतलब mg इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, एंड यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग, तो ये नेचुरल लेंथ में इसके, तो यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं है। फिर उसको अपन ने क्या किया, अब आप इमेजिन करो, इस m को थोड़ा सा खींचो,
एक्सटेंड करो और छोड़ दो तो क्या करेगी स्प्रिंग मास क्या करेगा, ऐसे आगे पीछे करेगा, और आगे पीछे जब करेगा तो आप देखो कि आगे पीछे क्यों कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज लिखी है रिस्टोरिंग फोर्स एंड पोजीशन। देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, टूवर्ड्स कहाँ पे दिख रहा है, हमेशा डायरेक्शन कहाँ पे, टूवर्ड्स कहाँ पे दिख रहा है। सपोज इसको मैंने मीन पोजीशन बोल दिया, ये जो अंदर वाला पोजीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैंने मीन पोजीशन बोल दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो ना ये वाला देखो एरो, देखो एरो इधर के दोनों एरोस देखो, ऐसे जा रहा है रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इस तरफ जा रहा है रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट। तो इसमें आप देखोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, मीन पोजीशन। मतलब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा, सपोज ब्लॉक इधर है तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, और सपोज एक्स डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे खींचा है तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, पुल करेगा। सपोज ये ब्लॉक इधर गया तो मुझे बताओ ये एक्स इधर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, पुश करेगा, बट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। वही मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आपको पता है स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स, और यहाँ पे लिखा है कि मैंने एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। ये तो अपन ने वैसे भी स्प्रिंग फोर्स में पढ़ा हुआ है, राइट, वर्क पावर एनर्जी में अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, तो इस टाइप का, इस नेचर का जो फोर्स आ गया, इस नेचर का जो फोर्स आ गया, उस नेचर के फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कभी भी ध्यान में रखना ऑस्सिलेशन होने के लिए, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑस्सिलेशन, देखो ऑस्सिलेशन होने के लिए, कोई भी फोर्स में जब ऑस्सिलेशन होता है बॉडी का, तो ऑस्सिलेशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स की बहुत जरूरत है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ऑस्सिलेशन के अंदर क्या आता है, ऑस्सिलेशन के नीचे आता है ना एसएचएम। अब ऑस्सिलेशन एसएचएम में फर्क क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है ना, ऑस्सिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन है, एसएचएम भी टू एंड फ्रो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। क्या हम लोग एसएचएम को ऑस्सिलेशन बोलेंगे? बिल्कुल एसएचएम को ऑस्सिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑस्सिलेशन को एसएचएम बोल सकते हैं क्या भाई? सेट सबसेट समझते हो ना आप लोग, ये सेट है, ये सबसेट है, ठीक है। हर एक ऑस्सिलेशन एसएचएम नहीं होता, तो फिर कौन सा ऑस्सिलेशन होता है कि जो एसएचएम होता है? पहले ऑस्सिलेशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है। अब उस रिस्टोरिंग फोर्स को मैं लिखता हूं एफ, ठीक है। मैं यहां से इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, माइनस साइन के इंडिकेट करता है, माइनस साइन कि फोर्स एंड पोजीशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इस फोर्स में, फोर्स सपोज इस नेचर का रहेगा k इंटू एक्स टू द पावर n, मैं इसको और थोड़ा सा बदलूंगा मत में x को, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। इसमें ध्यान में रखना, मतलब फोर्स क्या प्रोपोर्शनल टू x हो सकता है, लेकिन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x होगा तो f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी तो हो सकता है ना भाई। मैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ। तो रिस्टोरिंग फोर्स गाइस ध्यान में रखना, रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो f है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। इसमें when n इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, देखो ध्यान में रखना जब ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे होता है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां पे होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां पे होना चाहिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब सपोज मेरा x माइनस है, x की वैल्यू निगेटिव है, तब f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब इस केस में, मतलब मैं एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जिन लोग, क्योंकि यहाँ पे नीट वाले लोग भी बैठे हैं जिनका मैथ ठीक होता है जनरली, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 है, और ऐसा पकड़ लो स्प्रिंग को, स्प्रिंग यहाँ पे गया तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो मुझे होता है इस केस में फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब अपोजिट होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं माइनस साइन, मैंने सपोज कुछ इस तरीके से लिख दिया, मतलब f इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, अब ये थोड़ा सा एकदम ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा। अब ये मैं माइनस साइन नहीं, मतलब ये जो माइनस साइन है, अभी माइनस साइन में निकालता हूं पहले, तो क्या होगा, तो इस टाइप का कभी भी आपको फोर्स दिखे जहां पे माइनस साइन नहीं है ना, तो भूल जाओ, ये कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। माइनस साइन तो जरूरी है,
ठीक है, अब माइनस साइन मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ जब x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू निगेटिव है, तो फोर्स क्या होना चाहिए? फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स बनने के लिए? F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब F की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, x की वैल्यू निगेटिव है, तो मुझे बताओ n की पावर, n जो है नंबर, वो सपोज इवन है, इवन, n इवन है तो क्या होगा? सपोज n जो है वो इवन है, मैथमेटिकली मुझे बताओ n जब इवन है तो क्या होगा भाई? माइनस टू द पावर इवन क्या होता है? माइनस टू द पावर इवन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो फोर्स क्या हो गया गाइस? फोर्स क्या हो गया? ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, n की वैल्यू इवन है तो ये कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू जब ऑड होती है, n की वैल्यू सपोज ऑड होगी, तो मेरे फोर्स जो होंगे, फोर्स क्या होंगे? उल्टे डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। F इज इक्वल टू, देख n की वैल्यू ऑड होगी तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे? तो फोर्स कहाँ पे होगा? तो ऑड का टू द पावर, ऑड टू द पावर मतलब निगेटिव टू द पावर ऑड क्या होगा? निगेटिव रहेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो फोर्स मेरा पॉजिटिव बन जाएगा व्हेन n x इज निगेटिव, फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब n की जो पावर ऑड होगी तो ही मेरा ये जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स बनेगा? तो ही मेरा फोर्स क्या बनेगा? रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो n जब ऑड होता है ना, तभी बेसिकली ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और तभी ये क्या होता है? ऑस्किलेशन होता है। अब इसमें एक स्पेशल केस है व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 की एक स्पेशल केस है, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सब कुछ, क्योंकि इसमें बहुत मतलब ये फर्स्ट लेक्चर में वापस कराऊंगा, मतलब अगले वाले मेरे अगले वाले लेक्चर में मैं वापस कराऊंगा। अभी ज्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो। जब n की वैल्यू 1 होगी, अब एक स्पेशल केस बनेगा जब n की वैल्यू क्या होगी? 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? f इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस kx हो गया। जब n की वैल्यू 1 होती, उस स्पेशल केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं? SHM। ठीक है, n की वैल्यू कोई भी ऑड वैल्यू है और फोर्स इस नेचर का है, फोर्स इस नेचर का है, ठीक है, तो ऑस्किलेशन होगा ही होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स होगा। बराबर ध्यान में रखना, n की कोई भी ऑड वैल्यू होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मतलब फोर्स मेरा सपोज ऐसे नेचर का रहेगा। यहाँ पे मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू माइनस के x टू द पावर 5। मुझे बताओ ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है? है। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है मतलब जो बॉडी क्या करेगी? ऑस्किलेशन करेगी, बिल्कुल करेगी। बट अब बॉडी SHM करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि x टू द पावर कौन सा, n का कौन सा वैल्यू होना चाहिए? फॉर n इज इक्वल टू ओनली 1, वो बॉडी क्या करने वाली है? SHM करने वाली है। ठीक है, तो ये डिटेल में अभी नहीं पढ़ा था मैं, ठीक है, ये अगले लेक्चर में इसके ऊपर भी सम्स होंगे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो लोग स्किप कर देते हैं, वो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मेरे अगले लेक्चर में। अभी के लिए ध्यान में रखना। चलो इधर 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 देखो, जो मैंने अब तक पढ़ा है, मैंने क्या बोला मैं बोलता हूँ। जब बॉडी ऑस्किलेट कर रही होगी तो कौन सा फोर्स होना जरूरी है? कौन सा फोर्स होना जरूरी है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को क्या कराता है? रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को ऑस्किलेट कराता है। रिस्टोरिंग फोर्स किस नेचर का होता है? इस नेचर का होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, F इज इक्वल टू माइनस के x टू द पावर n। जिसमें n इज इक्वल टू इवन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या? नहीं होता। n इज इक्वल टू ऑड में होता है, जो मैंने थोड़ा सा आपको मैथ यहाँ पे बताया। तो व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, द फोर्स कैन बी रिस्टोरिंग फोर्स। इस टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखना, इसमें n की वैल्यू जब 1 होती है, देखो ध्यान में रखना, इसमें n की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हेन n इज इक्वल टू 1, दैट इज स्पेशल केस, देन ऑस्किलेशन बिकम्स। तो ध्यान में रखना यहाँ पे इस केस में जो ऑस्किलेशन है वो क्या बन जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? सिर्फ कौन से केस में? व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो ऑड नंबर्स में n जब 1 होता है तो ऑस्किलेशन बन जाता है। फटाफट लिखो यहाँ पे, ये मैं अभी नहीं पढ़ा था लेकिन अभी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अभी इसके बाद एक्चुअल लेक्चर आज का स्टार्ट होने वाला है, जो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना, इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब तक लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ था, कुछ कुछ चीजें हम लोग बता रहे थे, और मैंने बोला सिर्फ मेथड को देखना है। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ सर 10 बजे जो लेक्चर होगा उसका लिंक नहीं आया। हाँ 10 बजे के लेक्चर का लिंक आ जाएगा आपको सर। और वो कितने बजे तक रहेगा? वो 10 to 11:30। सर 12 कर दो, राउंड फिगर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। वो देखते चलो ना।
हाँ वो देखते हैं। अरे नहीं सर, ज्यादा लेट मत करो यार। हाँ ज्यादा नहीं करेंगे, तुम ये करो तुम लोग। इसके बाद एक्चुअली एसएम स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले तुम लोग इतना लिखो, एक यहाँ पे देखो, पहले 1 मिनट रुको, 1 मिनट गाइस। यहाँ पे देखो 1 मिनट, और उसके बाद लिखो सब कुछ, उसके बाद पीछे वाला चीज लिखो। मैंने क्या बोला, ऑस्किलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? जब ऑस्किलेशन होता है, ऑस्किलेशन होने के लिए क्या जरूरत है? रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑफ द नेचर क्या, इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन। तो ऑस्किलेशन के लिए व्हेन एन इज एनी ऑड नंबर, तब ये क्या होगा, ऑस्किलेशन होगा। अब इस केस में व्हेन एन इज इक्वल टू क्या, व्हेन एन इज इक्वल टू 1, तो मुझे तो फोर्स कौन से नेचर का बन गया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्म का बन गया। जब फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है उस नेचर का बनता है, तो ऑस्किलेशन क्या बन जाता है, ऑस्किलेशन बिकम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। पहले तो इतना दिमाग में रखो, इतना तो समझ में आया ना तुमको, ये जो मैंने बोला इतना समझ में आया, बस पहले इतना ही अपने को अभी समझना है। अगले लेक्चर में, मतलब काइनेमेटिक्स के लेक्चर में आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। पहले ये लिख दो अभी। ठीक है, सर आगे की स्लाइड दिखाओ ना। हाँ पहले ये लिख दो। हो गया, लिख के हो गया गाइस? नो सर। नो सर। यस सर। सर इससे अच्छा वही बेस्ट है। हाँ वो आगे का स्लाइड भी आप लिखोगे, आगे का स्लाइड भी लिखोगे। तो इसका वो कर दो, जल्दी करो। ठीक है, अब आगे। हाँ, अब ये वाला। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ वो स्क्रीनशॉट लेने को ही बोला तुमको, तो अब तक क्या कर रहे थे? ले लो फटाफट। सर क्लिक नहीं हुआ था। हाँ ले लो, लिखते लिखते ले लेने का स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया? हो गया। अब ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऑस्किलेशन, अरे कोई भी चीज हो, रिस्टोरिंग फोर्स तो होना ही चाहिए। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये तो होना ही चाहिए। ऑस्किलेशन हो, कुछ भी हो, ऑस्किलेशन हो या एसएचएम हो, रिस्टोरिंग फोर्स तो होना चाहिए। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इस नेचर का रहता है ऑस्किलेशन का, व्हेन एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, तब ये जब होता है तो ऑस्किलेशन होता है। बट उसमें व्हेन एन इज इक्वल टू 1, तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरा ऐसा बन गया, तो क्या बनता है, एसएचएम, सिंपल। हो गया? हाँ सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, 1 मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ। आपको पता है टाइम पीरियड मतलब क्या है? मास जो है आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड मतलब क्या, कैपिटल टी मुझे निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। मैंने इसके रिगार्डिंग और 2 टर्म बताए थे। एक क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है गाइस, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और एक टर्म बताया था मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वो, 2 पाई अपॉन एफ, सॉरी 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई एफ। ठीक है, दोनों लिख देता हूं मैं, 2 पाई एफ, या एफ को यहाँ पे 1 अपॉन टी डालेंगे तो 2 पाई अपॉन टी। तो पहले तो एक काम करो,
ये एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स में। अभी के लिए डायरेक्टली दिमाग में रखो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी ने बोला व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली दिमाग में रखना 2 पाई अपॉन क्या टी, एंड वेयर टी इज टाइम पीरियड। इतना समझ में आ रहा है तुमको? इतना समझ में नहीं, मतलब इतना दिमाग में रखना है। तो ये कुछ टर्म्स अपने को लगने वाले हैं। अब हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड में पहला स्टेप देखो क्या है, फाइंड मीन पोजीशन। देखो स्टेप 1 ये स्टेप मेथड है, मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन। पहले क्या लिखना है, फाइंड मीन पोजीशन, ये पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एक बार अभी लिखते जाओ, ये लिखते जाओ पहले स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड में स्टेप्स टू फॉलो, डिस्प्लेस बॉडी बाय एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, डिस्प्लेस बॉडी बाय एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस स्टेप 2। उसके बाद ड्रॉ एफबीडी एंड राइट इक्वेशन। देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ गया ना, सिंपल। एंड कंपेयर विथ सम इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, एंड कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें लगने वाला है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और इसमें लगने वाला है न्यूटन रोटेशन का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इन शॉर्ट। ठीक है, इसमें लगने वाला है रोटेशन का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब इसमें लगने वाला है मुझे एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसमें लगने वाला है मुझे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जो मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने बोला एकदम सिंपल सा चीज है ऐसे। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिखो इसको। हर्षवर्धन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला ही नहीं है कोई भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यही 2 ही चीजें, वही यूज करने अपने को। पहले तुम इतना समझो ना, मतलब मैं इसको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, दिमाग में डालना है, दिमाग में डालना है फाइंड मीन पोजीशन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप डिस्प्लेस बॉडी बाय एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। थर्ड स्टेप उस पॉइंट पे ड्रॉ एफबीडी एंड राइट इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन ही लिखेंगे, एंड देन कंपेयर विद दिस इक्वेशन, ये क्या है। ठीक है, मैं इसके ऊपर पहले बोलता हूं। अब ये इक्वेशन, जैसे मैंने बोला, ये इस इक्वेशन के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी के लिए मान लो कि ये इक्वेशन कहां से भगवान ने दे दिया आपको, ये इक्वेशन भगवान ने दे दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन देते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया है, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, छोटा सा एग्जांपल गाइस, छोटा सा एग्जांपल। मैंने बोला a इज इक्वल टू माइनस 2x, कैन यू फाइंड टाइम पीरियड? सो व्हाट इज टाइम पीरियड? a इज इक्वल टू माइनस 2x होगा तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से टाइम पीरियड क्या होगा? a इज इक्वल टू माइनस 2x होगा तो व्हाट इज टाइम पीरियड? भाई कंपेयर करो ना, कंपेयर, देखो कंपेयर बोला है तो कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर 2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? √2। अब ओमेगा √2 आया तो व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। देखो यार अपना फॉर्मूला तो था ही, 2 पाई बाय ओमेगा मतलब क्या, 2 पाई डिवाइड बाय क्या, √2। तो आंसर क्या है, √2 पाई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड निकालने का यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ध्यान में रखना, कंपेयर विथ इससे जो स्टेप 4 था उससे मुझे क्या मिलने वाला है, ओमेगा मिलेगा। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो मुझे तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला यूज करने का फाइनली टाइम पीरियड निकल जाता है। देखो a इज इक्वल टू माइनस 2x दिया, तो किसके साथ कंपेयर किया अपन ने, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो कंपेयर किया, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे कंपेयर। तो कंपेयर कर दिया इसके साथ, कंपेयर करने के बाद मुझे ओमेगा आ गया तो मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ करूंगा मैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 का सिर्फ लिखा है मैंने एग्जांपल, ये स्टेप 4 का एग्जांपल लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या मुझे पहले बताओ? समझने लायक कुछ था ही नहीं, अब तक मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फॉलो करते रहो, तुम्हारा काम होने वाला है। ठीक है, तो गाइस
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फाइंड मीन पोजीशन, डिस्प्लेस बॉडी बाय x फ्रॉम मीन पोजीशन, ड्रॉ FBD एंड राइट इक्वेशन एंड कंपेयर विद दिस इक्वेशन। वो कंपेयर विद दिस इक्वेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा। चलो अब हम लोग आगे एक्चुअल में पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। तो मैं एग्जांपल 1 दिखता हूँ, फिर बाकी सारे केसेस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले कुछ नहीं डाला है, मैंने ऐसा पकड़ लो, पहले यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई थी, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका मास लिखा है M। अब फटाफट फटाफट केसेस और एग्जांपल बनते जाएंगे, देखते जाओ। ठीक है, और फिर एक साथ सब कुछ लिखना है। पहले मैंने मास M लिखा। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मीन पोजीशन कहाँ पे? मीन पोजीशन यही है, खुद मीन पोजीशन है इस केस में। तो ये हो गई मेरी मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि इधर ही नेचुरल लेंथ में इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है, फोर्स नेट यहाँ पे 0 है। तो ये हो गई मेरी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन फाइंड आउट कर ली मैंने खुद, वही पोजीशन है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, इस मास को x से डिस्प्लेस किया। अब आइदर कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो, जनरली एक्सटेंड अच्छा दिखता है। ठीक है, तो एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, कितने से एक्सटेंड कर लिया? x से। ठीक है, तो मैंने x से एक्सटेंड किया, अब ये हो गया x। अब मुझे बताओ, जब x से एक्सटेंड किया मैंने, अब मैंने क्या बोलने को बोला था? स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 तो मैंने x से डिस्प्लेस कर दिया। फिर स्टेप 3 देखो क्या था? ड्रॉ FBD एंड राइट इक्वेशन। सो FBD क्या होगी? इसके ऊपर एक ही फोर्स होगा। कौन सा फोर्स गाइस? इसके ऊपर एक ही फोर्स होगा, F इज इक्वल टू बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स KX, स्प्रिंग फोर्स KX। अब ये जो फोर्स है यही तो खुद रिस्टोरिंग फोर्स है गाइस। देखो ना, मीन पोजीशन की तरफ आया तो भाई कंफर्म ऑसिलेशन भी, और F इज इक्वल टू KX नेचर का है, तो कंफर्म क्या है? SHM भी है। ठीक है, F इज इक्वल टू KX वाला फोर्स आ गया। अब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में याद करो, यहाँ पे अपन दो फोर्स और लिखते थे, नॉर्मल फोर्स N और mg। मुझे तो N एंड mg लिखने की जरूरत है क्या? अभी N इज इक्वल टू mg पता है भाई, N इज इक्वल टू mg अलॉन्ग y एक्सिस, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक फोर्स है जो मुझे क्या देगा? जो मुझे क्या देगा गाइस? जो मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो एक काम करता हूँ, एक्सेलरेशन को अलग कलर में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो ड्रॉ FBD एंड राइट इक्वेशन। तो कैन आई राइट इक्वेशन? यस यू कैन राइट इक्वेशन। F इज इक्वल टू ma लिखो, इक्वेशन लिखेंगे अपन। तो अपन क्या लिखेंगे? अब F इज इक्वल टू ma का इक्वेशन अपन लिखेंगे। फोर्स क्या था? KX था, फोर्स KX था। अब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन था। देखो ध्यान में रखना, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। अब इसमें माइनस साइन नहीं डाल रहा हूं मैं, नहीं तो माइनस साइन एक्चुअली डालनी पड़ेगी, वेक्टोरिकल लिखा। तो अब मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं। तो A क्या आ गया गाइस? A क्या आ गया? A आ गया K/M इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने इक्वेशन लिख दिया। अभी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ फोर्थ स्टेप क्या था? व्हाट इज फोर्थ स्टेप? यहाँ पे देखो, कंपेयर विथ A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस साइन है, अभी मैंने लिखा नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी दिमाग में रखना है, यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन। अब मैं माइनस साइन वहां से भी हटा देता हूँ। A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद दिस। तो मुझे तो ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू क्या मिली? ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, वही तो K/M मिला। तो बेसिकली मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? K/M। तो ओमेगा क्या मिल गया मुझे? रूट ऑफ क्या? रूट ऑफ K/M। अब ओमेगा रूट ऑफ K/M मिला, तो बताओ मुझे टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी? 2π/ω। बताया था ना यार, 2π/ω। ओमेगा रूट ऑफ K/M डाल दो, तो m ऊपर जाएगा, तो 2π रूट ऑफ क्या? m बाय क्या? K। ये मेरा टाइम पीरियड मिल गया ना इसका, ये टाइम पीरियड मिल गया। हाँ, नीट जैसे चीजों के लिए, नीट जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा कभी कभी ये लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं, तो आप लोग भी याद रख लो, क्योंकि जेई मैंने नीट में ना, अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कभी कभी काम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने में। लेकिन हमेशा आप क्या करोगे? डेरिवेशन करोगे स्टार्टिंग में। मैंने आपको बोला ना, पहले स्टार्टिंग में हमेशा क्या करना होता है? डेरिवेशन, बाद में फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 समझ में आया तुमको? ठीक है, एक काम करो, अभी कुछ लिखो मत, मैं 2-3 एग्जाम्पल बोलता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? एग्जाम्पल 2 में देखो कितने स्प्रिंग दिए, यहाँ पे 2 स्प्रिंग दिए। मैंने पहले क्या फाइंड आउट किया? पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया? ये क्या था? ये क्या दिख रहा है? ये चीज क्या है? दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने? मीन पोजीशन से एक्स से डिस्प्लेस किया। एक्स से डिस्प्लेस करने के बाद देखो, एक्स से डिस्प्लेस किया, और उसके बाद अब कितने फोर्सेस आएंगे यहाँ पे? K1x K2x, 2 फोर्सेस आ गए, K1x K2x। तो मुझे बताओ, और ये बड़ा इधर एक्सेलरेशन भी इधर ही आया, तो अब मुझे बताओ इसका F इज इक्वल टू ma में इक्वेशन लिखने गया, तो नेट फोर्स अभी है कितना यहाँ पे? K1x
प्लस k2x इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो k1 प्लस k2 कॉमन निकालो, x करो, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, k1 प्लस k2 डिवाइड बाय m x। अब हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस विथ व्हाट, कंपेयर दिस विथ व्हाट, a इज इक्वल, देखो ये सब इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सब थोड़े से नीट के लोअर लेवल के और जेईई मेन के एकदम लोअर लेवल के सारे क्वेश्चन है इसमें। अब आगे आगे लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले गाइस, लेकिन मेथड सही होनी चाहिए तो ही वो क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता ही है हमेशा लास्ट के एंड के पार्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ क्या आ गई, k1 प्लस k2 डिवाइड बाय m हो गई। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिकल है, ये k1 है k2 है, आपको तो पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस पैरेलल होते थे, तो यहाँ पे स्प्रिंग भी क्या हो गई, स्प्रिंग भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब मुझे तो k1 k2 k3 तीन स्प्रिंग डाल दी तो क्या आता है, यहाँ पे फोर्स क्या आता है, k1 प्लस k2 प्लस k3 एडी होता। अब मुझे तो यहाँ पे 5 स्प्रिंग लगा देता मैं, तो क्या होता, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 प्लस k5 बराबर। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे देखो मतलब k1 प्लस k2 की जगह अब मैं यहाँ पे ओमेगा लिखूंगा, तो आपको पता ही है भाई टाइम पीरियड तो आप खुद लिख सकते हो, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई रूट ऑफ m बाय k1 प्लस k2। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आगे जाने के पहले एक छोटा सा यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने अभी एक सिंपल चीज मुझे पता चल गई कि स्प्रिंग्स बहुत सारे हैं, मतलब k1 है, k2 है, ऐसा डॉट 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 करके सम kn है, मतलब कितने स्प्रिंग्स है, n स्प्रिंग्स है, और ये n स्प्रिंग इसको लगा दिए। डायरेक्टली क्या आप टाइम पीरियड गेस कर सकते हो क्या, 2 पाई रूट ऑफ क्या m बाय, यहाँ पे जो यहाँ पे k था उसकी जगह क्या आएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। देखो ना आप भाई m बाय k1 प्लस k2 आया यहाँ पे, तो वहां पे क्या आएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 प्लस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 kn बराबर ना। तो क्या मैं यहाँ पे इस चीज को इक्विवेलेंट टाइप मान सकता हूँ क्या, मैंने इसको बोला इसका भाई k इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका k इक्विवेलेंट क्या होगा, तो k इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूँ, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 kn। समझ में आ रहा है, एक समझ में आ रहा है? तो अब मुझे एक बात बताओ, मतलब स्प्रिंग पैरेलल में होते हैं तो k इक्विवेलेंट क्या होता है, सब स्प्रिंग क्वेश्चन का एडिशन बराबर, समीशन ऑफ दिस। तो मेरा जो एक फॉर्मूला जो मैंने पहले यहाँ पे बताया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, देखो ना एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो m बाई k, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। देखना पड़ेगा सिर्फ कि स्प्रिंग में क्या क्या चीज है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। और ये ध्यान में रखना, ये नीट जैसे एग्जाम में ना बहुत ही मतलब नीट एंड जेईई मेन के एकदम लोअर लेवल में काम आता है कभी कभी, मतलब मैं बताऊंगा कैसे काम आता है, पहले सिर्फ देखते जाओ। यहाँ ये समझ में है तुमको, ये समझ में है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? राइट, तीसरी चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने स्प्रिंग दिख रहे हैं, इधर k1, इधर k2, इधर k3। अब मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये कौन सी पोजीशन हो गई, खुद कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है गाइस, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा बताओ, अब मैं क्या करूंगा, ब्लॉक को क्या करूंगा, पहले डिस्प्लेस करूंगा। अब मुझे तो डिस्प्लेस कर दिया, देखो इतना तो कंफर्म है, k1 k2 तो दोनों ऐड ही करेंगे। अब तुम लोग बोलेंगे सर k3 क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो k3 क्या करेगा। अब मैंने सपोज इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे मास m यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, x से डिस्प्लेस हो गया। अब मुझे बताओ कौन से फोर्स, ये k3 उसको क्या करने वाला है, पुश करेगा ना गाइस, ये पुश करेगा ना। यहाँ पे k1 k2 क्या करेगा, पुल करेगा। तो मुझे बता सकते हैं सारे फोर्सेस किस डायरेक्शन में है भाई, सारे फोर्सेस किस डायरेक्शन में है, इसी टुवर्ड्स मीन ही है। और वो कौन से, इसका भी नाम क्या है, k1x, ये फोर्स क्या है k2x। इधर का जो फोर्स आया, जो मैं फोर्स कुछ चाहिए अलग कलर में लिख देता हूँ चाहिए आपको समझने के लिए, तो ये फोर्स कितना आया k3x।
तो k1x k2x ये तो इस डायरेक्शन में थे ही, k3x भी इसी डायरेक्शन में था। अब मुझे बताओ इसका जब मैं एफबीडी बनाऊंगा एक्सप्रेशन के साथ, तो एफबीडी में इक्वेशन क्या आएगा, k1x प्लस k2x प्लस k3x इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, वापस क्या आई, k1 प्लस k2 प्लस k3 डिवाइड बाय क्या, मास इंटू x। तो ये जो चीज हो गया, इस चीज को मैं डायरेक्टली अभी क्या लिखूं, कंपेयर करने के बाद इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको मैं डायरेक्टली। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई दी। तो अब मुझे और एक चीज पता चल गई गाइस, मुझे एक और एक चीज पता चल गई गाइस। क्या पता चल गया इस एग्जांपल से, मुझे क्या पता चल गया, ये जो एग्जांपल, इससे मुझे क्या पता चल गया कि मास के इधर भी है स्प्रिंग, तो भी वो पैरेलल की तरह ही बिहेव करती है, उधर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, और फिर सब कुछ एक साथ लिखना है आपको, मैं लिखने के लिए टाइम देने वाला हूँ, पहले सब कुछ एक साथ समझो, फिर सब कुछ एक साथ लिखो, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये दो स्प्रिंग्स हैं, मास m है, यहाँ पे भी दो स्प्रिंग्स हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका है 2k, इसका है 3k, इसका है 4k। कोई बोल सकता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कोई बोल सकता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, सबको क्या करना पड़ेगा गाइस, सबको क्या करना पड़ेगा, सारा के इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना भाई। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं क्या बोला तुमको। तो के इक्विवेलेंट की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, k1 प्लस k2 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10k। तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10k, k इक्विवेलेंट 10k हो जाएगा अपना। डायरेक्टली किसी को देखो, स्टार्टिंग में तो आपको पता है, स्टार्टिंग में आप मास m को डिस्प्लेस करोगे x और सारे फोर्सेस लिखोगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने को पता चल गया भाई, मेथड पता चल गई अपने को, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 पाई रूट ऑफ क्या, m बाई k इक्विवेलेंट था ना अपना, m बाई k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 10k। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। चलो एक काम करो, पहले इतना पार्ट लिख दो एकदम स्टार्टिंग से। ये तो आपका हो चुका है, इधर से लिखो, फटाफट लिखो, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं मैं। सर इसके पहले वाला एग्जांपल लिखना है। कौन सा पहला वाला, ये? हाँ सर। हाँ ये भी लिखना है ना, लिखा नहीं तुमने? ये तो लिखा होगा ना तुमने, इज इक्वल टू -2x वाला, हाउ टू कंपेयर दिस। हाँ लिखो। सडन ये हो गया। अब आगे ये लिखो फटाफट, चलो लिखते जाओ, मैं फिर आगे करते जाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारा चीज बचा है। देखो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा आगे बताता हूँ, देखो अपने को कहाँ कहाँ पे पहुंचना है। तो ये हो गया, फिर इसके बाद ऐसे वाले केसेस क्या होंगे, तब हो गए, ये हो गए। हाँ ये वाले केसेस, देखो ये वाले केसेस पे पहुंचना है अपने को, ये बहुत मस्त चीज है, जेई की चीज है, ठीक है। और नीट में बहुत ही अपर लेवल पे आएगा ये, और आएगा तो जेई मेन में अच्छे लेवल पे, जेई एडवांस वाली चीज है। तो ये सब अपने को करना है गाइस। देखो दो स्प्रिंग ऐसे कुछ लगा दिया पुली के साथ, तो क्या होगा, इधर पहुंचना है अपने को। तो इसलिए फटाफट लिखो, आप उड़ो मत, ये आपको लगेगा एकदम इजी चीज है, बिल्कुल इजी है, लेकिन अच्छी जगह पे पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो ये लिखो फटाफट। सर एक सेकंड पीछे का पेज करो ना। और ना आप हर एक पेज का ना स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, क्योंकि आपका स्पीड स्लो होगा तो मैं तो वेट नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो फटाफट फटाफट लिखना, स्क्रीनशॉट लो एकदम, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लो और फिर लिखो, स्क्रीनशॉट लो और लिखो।
Done, sir. Just a minute. Done, sir. Done, sir. गाइस समझ के लिख रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. तो समझ के लिखते जाओ, समझ के। अभी ये समझ में आना, डायरेक्टली टाइम रेट 2 √m/k इक्विवेलेंट कर दो। ठीक है, लिख दिया इसको? 1 मिनट डायग्राम बना। Just a minute, sir. सर वो दोनों साइड स्प्रिंग वाला स्लाइड दिखाना 1 मिनट। Done, sir. Thank you. Sir, can you just show the next one, please? ये भी देखो, ये भी लिख दो। मतलब ये ओमेगा स्क्वायर, इसको डायरेक्टली कंपेयर करने का। देखो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। ये हो गया, लिख के हो गया गाइस सबका? 1 मिनट। फटाफट लिखो। हाँ, अब कोई कुछ बोल रहा होगा, सर ये ओमेगा होता क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, 2 f क्यों होता है, ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है। ये सब मैं कब बताऊंगा? सब कब बताऊंगा? अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं। एक्चुअली वो मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोर नहीं करना मुझे। मतलब तुमको ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा चीजें कुछ पढ़ रहे जो तुमको आती है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ।
ये पढ़ा रहा हूँ। और ध्यान में रखना 70% क्वेश्चन तो इससे ही बनते हैं, इस पे ही बनते हैं, ठीक है। सर वो 3 पैरेलल स्प्रिंग्स वाला दिखाओ ना एक बार। कौन सा वाला? 3 पैरेलल स्प्रिंग्स वाला। यही तो है K1 K2 K3 सर वो आपने ड्रॉ किया था वो। हाँ रुको अभी एक मिनट रुको, ये वाला, ये K1 K2 3 नहीं है वो, K1 K2 डॉट 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 है वो, बहुत सारे है वो, हाँ एंड स्प्रिंग्स है वो। हाँ तुमको बोला ना मैंने पहले, यार तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ और फिर लिखते जाओ। हो गया? लिख के हो गया कहीं से? स्क्रीनशॉट लेके रखो सब लोग। आगे अब ये वाला, ये लास्ट का एग्जांपल था, एग्जांपल के 2K 3K 4K सब पैरेलल। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 2 और ये 2, ध्यान में रखना ये दोनों सब कुछ इसको पैरेलल बोलेंगे। के इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंपली एडिशन हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, रेजिस्टेंस के उल्टा है ना भाई। रेजिस्टेंस में जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता था, याद है भाई, हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम, हम रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब करते थे? आर इक्विवेलेंट क्या होता है इस केस में? ये 1 हो 2 हो 3 ओम हो, तो हम लोग इसमें ऐड करते थे। और पैरेलल में कुछ 1/K इक्विवेलेंट वगैरह करते थे, याद है? 1/R1 + 1/R2 पैरेलल में। इसमें उल्टा है, स्प्रिंग उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं, अब मुझे बताओ, तो जो एक नॉर्मल बंदा होगा वो बोलेगा सर ये दोनों अभी सीरीज में है, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने न, मतलब ज्यादा बिना दिमाग लगाने, सीईटी बोर्ड्स वाले लोग जो होते हैं, जो एकदम बोर्ड्स वाले होते हैं, जो बोर्ड्स पढ़ते हो, वो क्या बोल देंगे सीधा? बताओ मुझे क्या कर देंगे? उल्टा कर दो। इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट इज के इक्विवेलेंट? ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज की तरह बिहेव करेगा। तो 1/K इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1/K1 + 1/K2 बराबर ना, एक्चुअल में देखा जाए, राइट भाई? समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक जस्ट बाय लॉजिक ये ऐसा हो सकता है, राइट? तो के इक्विवेलेंट की यहाँ पे वैल्यू क्या है? व्हाट इज के इक्विवेलेंट? के इक्विवेलेंट क्या बनेगा यहाँ पे? के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पे बनेगा K1 K2 अपॉन K1 + K2, जस्ट बाय लॉजिक। मतलब इसमें मैंने कुछ डेरिवेशन नहीं किया, मैं डेरिवेशन कराऊंगा। सुनो, मैं डेरिवेशन कराऊंगा क्योंकि जेई के लिए और नीट के अच्छे लेवल के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि ये आया कैसे। कोई बोलेगा भाई ठीक है ना, टाइम पीरियड की वैल्यू मेरे को मिल गई, T = 2π√m/K इक्विवेलेंट, बस डाल दो इसमें K इक्विवेलेंट, तुम्हारा आंसर आ गया, बराबर ना? क्या समझ में आ रहा है क्या चीज? इतना ये लॉजिक समझ में आया क्या पहले वो बताओ? सीरीज में है तो रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह बिहेव करवाओ, स्प्रिंग पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह बिहेव करवाओ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं गाइस, मैं एक काम करता हूं, ठीक है। अब पहला रूल, सब लोग पहला रूल, अभी ना बहुत सारे लोग ना मुझे पूछ रहे थे पिछले वाला स्लाइड दिखाओ, ये वाला स्लाइड दिखाओ। मुझे बताओ हर एक स्लाइड में पहले आप क्या करोगे? क्या लोगे आप? स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट लेके, और जो बोलेगा पिछले वाला स्लाइड बताओ, ये वाला, वो मैं नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। और सपोज हम थोड़ा सा आगे गए और जो आराम से लिखते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो फिर स्क्रीनशॉट से लिखोगे। अब ये K1 और K2 है, मास m है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? कुछ ना कुछ करके, ठीक है। अब मैं प्रूव करूंगा, देखो यार मैं प्रूव करता हूं, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कुछ चीजें प्रूव करने वाला हूं। ये तो मैंने बाय लॉजिक से कर दिया। बाय लॉजिक से क्या कर दिया मैंने बाय लॉजिक से किया, K1 K2 सीरीज में है तो मैंने K इक्विवेलेंट लिख दिया और मेरा टाइम पीरियड आ गया, ये तो बाय लॉजिक आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यही सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 K1 K2, और यहाँ पे मैंने रख दिया मास m। पहले मुझे बताओ क्या फाइंड आउट करना होता है? पहले क्या फाइंड आउट करना होता है गाइस? मीन पोजीशन, जो मैंने फाइंड आउट कर ली, ये होगी मेरी मीन पोजीशन हो गई। इसके बाद क्या करेंगे?
मीन पोजीशन से बाद मुझे तो मीन पोजीशन के बाद सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, एक्स से डिस्प्लेस करते हैं। किसको एक्स से डिस्प्लेस करते हैं? ब्लॉक को। अब यहाँ पे पंगा है, एक यहाँ पे पंगा आपको दिखेगा। मैंने इस ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस किया, ब्लॉक तो अपना मस्त यहाँ पे आ गया, ये भी स्प्रिंग खिंच गई और ये भी स्प्रिंग खिंच गई। लेकिन मुझे बताओ क्या ये स्प्रिंग एक्स से खींची और ये भी एक्स से खींची क्या? भाई ये स्प्रिंग कितने से खींची? K1 वाली स्प्रिंग कितने से खींची? K2 वाली स्प्रिंग कितने खींची? पता है क्या तुमको? नहीं पता गाइस, नहीं पता। तो भाई ध्यान में रखना, ये थोड़ी सी खींची, ठीक है, दूसरे कलर में लिखता हूं, ये भी थोड़ी सी खींची। कौन कितने से खींचा पता नहीं। ये खींची सपोज x1 से, सुनो यहाँ पे, ये खींची x1 से, ये वाली स्प्रिंग खींची x2 से। टोटल कितना खींचा? टोटल कितना खींचा? भाई x/2 x/2 मत बोलो, ये हाफ और ये हाफ नहीं। K1 K2 इक्वल है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 इक्वल है क्या? सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो हाफ हाफ नहीं होगा। ये x1 से खींची, x2 से खींची, दोनों कितने से? टोटल कितने से खींची? x से। तो इतना तो मुझे पता है कि सपोज ये x1 से खींची होगी और ये x2 से खींची होगी, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितने के बराबर है? x। पहले तो मुझे बताओ, ये समझ में आया ना मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉमन सेंस। हाँ सर। टोटल x से खींचा, इसमें से एक स्प्रिंग x1 से खींची, दूसरी स्प्रिंग x2 से खींची, टोटल कितने से खींची? x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x। ये क्या था? इक्वेशन नंबर क्या था? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा दिमाग नहीं यूज करेंगे अपन। मुझे एक बताओ, एक स्प्रिंग है, उसको दूसरी स्प्रिंग लाई, ठीक है, ये स्प्रिंग है K1, ये स्प्रिंग है K2 और ये है अपना स्ट्रिंग। हर एक चीज यहाँ पे क्या है? मासलेस है। हर एक चीज यहाँ पे क्या है? मुझे तो जब चीजें मासलेस होती है तो स्ट्रिंग हो, स्प्रिंग हो, सब जगह पे एक ही टेंशन होता है। टेंशन क्या होता है गाइस? सेम टेंशन ना। मैंने क्या बोला? इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, टेंशन इज सेम एवरीवेयर, राइट? टेंशन सेम। तो मुझे बताओ, जब ये x1 से खींचा था और ये x2 से खींचा था, तो इसके अंदर टेंशन कितना डेवलप हुआ? इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हुआ? जब K1 x1 बराबर ना, इसके अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ वो कितना हुआ? K1 x1। इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हुआ गाइस? K2 x2। और इस स्प्रिंग में अपन टेंशन लेते T, इसमें लेते T। तो मुझे बताओ T की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? K1 x1 एंड K2 x2 सब सेम होगा कि नहीं होगा? पहले वो बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? गाइस सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भाई एक ही टेंशन होगा ना, टेंशन इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, स्प्रिंग हो या, क्योंकि क्या होता है, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग बोथ ऑफ देम आर मासलेस। मास होगा तो कुछ अलग होगा, उसका भी बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो डेरिवेशन अपने को नहीं है, ठीक है। जब स्प्रिंग मासलेस होगी तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन वो जनरली अभी फॉर्मूला लिखवाने के लिए लिखवा देते हैं लोग, लेकिन वो अपने को नहीं आता, वो कभी जेई में पूछेंगे नहीं, ठीक है, और नीट में तो बिल्कुल नहीं। तो अब सिंपल, मैं इसका बेसिकली यहाँ पे क्या लूं, इसका मैं यहाँ पे क्या लूं, मैं एसबीडी बनाऊं, तो एसबीडी में यहाँ पे टेंशन टी आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या आएगा, तुमको पता ही नहीं कौन सा स्प्रिंग फोर्स, मैं बोलूंगा टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, तो टेंशन की टेंशन होगा यहाँ पे। और टेंशन मुझे क्या देगा, टेंशन मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे एसबीडी बना दी मैंने, तो मुझे बताओ मेरा सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, बताओ मुझे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, K1 x1 इज इक्वल टू क्या, K2 x2, ये था मेरा सेकंड इक्वेशन। और फिर F इज इक्वल टू ma लिखना है ना, F इज इक्वल टू ma, भाई F इज इक्वल टू ma कैसे बोल सकते हो, तो भाई F इज इक्वल टू ma लिखना है, तो मैं F इज इक्वल टू ma लिखूंगा, तो F की जगह क्या लिखूंगा, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ फाइनली मेरा गोल क्या है गाइस, गोल क्या है, व्हाट इज माय गोल, गोल क्या है, एक्सेस को किसके प्रोपोर्शनल लाना है मुझे, x के, क्योंकि आई हैव टू कंपेयर a इन टर्म्स ऑफ क्या, a इन टर्म्स ऑफ मुझे क्या लिखना है, ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या लिखना है, तो मुझे a इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, x लिखना है ना, a इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, मुझे a इन टर्म्स ऑफ x1 लिखना है क्या, भाई x1 तो इसका, x2 तो इसका है, मुझे a इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, नीदर x1 नॉर x2, मुझे लिखना है a इन टर्म्स ऑफ x। नहीं समझा जो मैं बोल रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है क्या, a इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। अब मुझे बताओ मैं टेंशन को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 सुनो अभी, अब मेरा जो काम क्या है पता है, जुगाड़, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से अपने को सॉल्व करना है, और a इन टर्म्स ऑफ को x लिखना है, ये मैथमेटिकल जुगाड़ है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, दो इक्वेशन लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2,
अब मैं एक काम करता हूँ, टेंशन को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे ना, टेंशन को मैं K1 X1 लिख देता हूँ। अब K1 X1 तो लिख दिया मैंने, देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 यही अपना काम का है। अब मैंने K1 X1 लिख दिया, तो एक्सप्रेशन को क्या आ गया, अब एक्सप्रेशन में X1 आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, X1 को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है भाई, X1 को इन टर्म्स ऑफ X लिखना पड़ेगा ना, तो X1 को इन टर्म्स ऑफ X लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 and 2 को करो जरा, सॉल्व करो। यहाँ पे देखो K1 X1 इक्वल टू K2 X2 है और X1 प्लस X2 है, तो X1 X2 के जगह क्या डालेंगे अपन, K1 X1 डिवाइड बाई K2 इक्वल टू X हो गया। समझ में आ रहा है क्या, सॉल्विंग इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे X1 कॉमन आ गया, इससे अपने को क्या मिल गया, X1 की वैल्यू क्या मिल गई, X1 की वैल्यू क्या मिल गई, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं K2X डिवाइड बाई K1 प्लस K2। देखो यहाँ पे X1 की वैल्यू क्या आ गई, K2X डिवाइड बाई K1 प्लस K2। समझ में आ रहा है? यस सर। गाइस जो इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, K1 की जगह डाल दो, सॉरी X1 की जगह डाल दो। X1 की जगह डालेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, K1 X1 की जगह क्या लो, K2X डिवाइड बाय क्या है, K1 प्लस K2। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, K इक्विवेलेंट मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो ना कुछ आ गया ना इसी टाइप का। यस सर। जो मैंने डायरेक्टली गेस करवाया था, K इक्विवेलेंट क्या गेस करवाया था, K इक्विवेलेंट क्या गेस करवाया था, K1 K2 अपॉन क्या, K1 प्लस K2। यहां से भी क्या आया, K इक्विवेलेंट क्या आया, M मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू K इक्विवेलेंट। तो ये जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, K इक्विवेलेंट, बराबर ना? यस सर। तो ये हो गया मेरा क्या, K इक्विवेलेंट, और जिसकी वैल्यू क्या आई, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ये जो एक्चुअली मेथड मैंने बताई ना, ये मेथड काम में आएगी जेई के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो नॉर्मली बोर्ड एंड सीईटी वाले लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, ध्यान में रखना गाइस। मुझे वापस बताओ मैंने क्या किया इसमें। ठीक है गाइस, ये मेथड ध्यान में रखो, मेथड ध्यान में रखो। मैंने क्या किया पहले अब देखो, अपना मेथड तो स्टेप है। स्टेप 1 इज व्हाट, फाइंड मीन पोजीशन। उसके बाद क्या करते हैं अपन, डिस्प्लेस ब्लॉक बाय एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्प्लेस ब्लॉक बाय एक्स करने के बाद क्या करते हैं, इसमें x1 हो गया, इसमें x2 हो गया, इसमें x1 हो गया, इसमें x2 हो गया, और इसमें टेंशन आ गया। तो क्या करेंगे अपन, K1 X1 K2 X2 और टेंशन, क्योंकि स्प्रिंग इज मासलेस, तो टेंशन की वैल्यू K1 X1 K2 X2। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और F इज इक्वल टू m है, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। समझ आ रहा है क्या गाइस? तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको मैं कंस्टेंट इक्वेशन बोल सकता हूं। ऐसा पकड़ लो ना, ये कंस्टेंट इक्वेशन टाइप का इक्वेशन है। मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक F इज इक्वल टू ma लिखते हैं और एक कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, तो कंस्टेंट इक्वेशन ही आ गया ना। ये कुछ कंस्टेंट इक्वेशन टाइप के इक्वेशंस बन गए। तो ध्यान में रखना, इसमें भी यही कर रहे हैं, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ही फॉलो कर रहे हैं अपन। कुछ कंस्टेंट इक्वेशन लिख दो, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू x कंस्टेंट इक्वेशन है। हाँ, ये तो F इज इक्वल, मतलब ये जो टेंशन है, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, FBD का इक्वेशन है। तो FBD एंड कंस्टेंट इक्वेशन दोनों से अपना काम हो गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है गाइस? यस सर। लिखो फटाफट, लिखो इसको। सर हाँ बोलो सर, K1 X1 इज इक्वल्स टू K2 X2 कैसे होगा सर? क्योंकि K प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगी ना स्प्रिंग की, दोनों स्प्रिंग्स की। हाँ, अभी म्यूट करो। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने आपको क्या बोला, अब तक हमने कभी दो स्प्रिंग को एक साथ लिया है क्या? अब तक के क्वेश्चंस में नहीं लिया है ना। तो बेसिकली मुझे होता है, ये एक स्प्रिंग होगी जिसमें टेंशन K1 X1 है, एक स्प्रिंग में टेंशन K2 X2, और दोनों स्प्रिंग दूसरे को जोड़ दो और दोनों बोलो मासलेस है, तो टेंशन तो सब जगह पे सेम ही होना चाहिए, राइट? टेंशन शुड बी सेम इफ द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग इज मासलेस। एक ही चीज। राइट, समझ में आ रहा है कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? ये रूल हो गया ना भाई। मतलब एक सिंपल सा बात मुझे बताओ, एक मिनट यहाँ पे एक सिंपल सा बात बताओ। यहाँ पे देखो, फिर बाद में लिखो। मैंने बोला एक ये स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, और तीसरी स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन T है, इसमें K1 X1 है, इसमें K2 X2 है, और इसमें K3 X3 है। तो मुझे बताओ क्या होगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे? टेंशन शुड बी सेम, K1 X1 इक्वल टू K2 X2 इक्वल टू K3 X3। समझ में आ रहा है क्या?
क्योंकि स्ट्रिंग, ये क्यों लिख सकते, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर व्हाट, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बोथ ऑफ देम आर मासलेस, एक ही मास में क्यू, और वो भी क्यू होता है, मैंने एकदम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताया था एफबीडी भाई, कोई भी एक पॉइंट छोटा लो, इसका कोई मास ही नहीं है, डीएम की वैल्यू 0 है, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, इधर का टेंशन शुड भी इधर का टेंशन, बोला था ना मैंने। इसको T1 T2 लेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T1 शुड भी इक्वल टू T2, ये बताया था ना मैंने। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन क्यों होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वक्त बताया था, एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस होती है, ठीक है। और जिसको याद नहीं है वो थोड़ा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देख लो, बताया था ये चीज। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखो फटाफट। अपन अभी के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं ये इस मेथड से आने वाले, ये मेथड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जेई मेन में अच्छा करना चाहते हैं या नीट के बहुत अच्छे लेवल को क्रैक करना चाहते हैं, एडवांस में तो है ही, एडवांस में तो कोई फॉर्मूला है होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे एकदम सिंपल पपलू क्वेश्चन एडवांस में तो नहीं आएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। एडवांस में मैंने जो आपको पुली दिखा है ना, पुली वाला, वो सब आने वाला है, लेकिन वो भी मेथड से ही होता है, वो भी गाइस मेथड से ही होता है। सर हाँ बोलो भाई, बोलो। सर वो दोनों स्प्रिंग्स पुल कर रही है तो टेंशन, मतलब टेंशन दोनों का ऐड हो जाएगा और वो टूटी होगा। क्या बोला अभी भाई, वो ऐसा मत, तो अपना दिमाग मत लगाओ गाइस, टेंशन ऐड भी नहीं होगा, इसके अंदर टेंशन होगा K1 X1, इसके अंदर टेंशन होगा K2 X2, ऐड नहीं होगा। तुमको ऐसा लग रहा है कि वो ऐड होगा, ऐड होगा क्या वो? म्यूट कर रुद्रा, म्यूट कर माइक। मैं तुमको एकदम सिंपल, तुमको मैंने अब तक ऐसे वाली स्प्रिंग्स पढ़ाई है क्या? नहीं ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर का टेंशन सपोज K1 X1 है, इसके अंदर का टेंशन K2 X2 है, और मैंने बोला हर जगह का टेंशन सेम है, इस स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग का, सब जगह पे टेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन वगैरह का दिमाग अभी मत लगाओ, ये अभी रूल है, समझ में आया? ये रूल मान लो इसको भी, बिकॉज टेंशन इज सेम एवरीवेयर व्हेन द स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है गाइस, ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। एक लास्ट वाला, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो मैंने सॉल्व किया है ना, नीचे ग्रीन में जो सॉल्व किया है और जो ब्लू में मैंने सॉल्व किया है, वो सब सॉल्विंग है, वो मैथ्स है। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 लिखने को आ रहा है क्या? इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिखने को आ रहा है, बस वही काम का है, ठीक है गाइस? चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? अब एक सिंपल, अब देखो ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला दिया जाता है, क्योंकि अपने को सपोज एक क्वेश्चन नीट में आ गया या जेई मेन में आ गया और फास्ट सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ क्या करोगे, m बाय क्या करोगे, m बाय क्या, k इक्विवेलेंट, बराबर ना, k इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब मैंने एक काम करता हूँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, इसका सपोज इसका भी 2k है और इसका भी 2k है। अब मैंने बोला भाई k इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मुझे बताओ ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना, सीरीज में हो गए, और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन और ये सब कुछ क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इनका करने जाऊंगा तो मैं इसका k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका जो k इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, 1/2k प्लस 1/2k, अपन ने किया था ना, 1/2k इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट।
डैश पकड़ता हूं मैं, तो के इक्विवेलेंट डैश कितना होगा यहाँ पे, क्या होगा 1/2k प्लस 1/2k 2/2k मतलब k। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं पूरा का पूरा इसको मैं कंबाइन करके क्या लिखूंगा गाइस, इसको कंबाइन करके क्या लिखूंगा k, ये हो गई 2k, ये हो गई 2k, तो 2k एंड k ये तीनों दिन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना पैरेलल में ना गाइस। तो अपने रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ चीज हो गया यहाँ पे। तो सिंपल टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√ऑफ क्या हो जाएगा m बाय, ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 2k, तो k बाय क्या, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/5k। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, गाइस समझ में आ रहा है। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है गाइस। एक प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, अब प्रॉब्लम मैं आपका शेयर करता हूं थोड़ा सा। आज मेरा लेक्चर था 6 to 8:30 बराबर, यस सर। 8:30 7:30 को ना एक डेमो लेक्चर आ गया आतिफ सर का, और वो उन्होंने गलती से इसी दिन पे रखा है, मतलब मेरे दिन पे रखा है, जो मैंने अभी अलाउ नहीं किया अगले टाइम से, और वो उनको ये वाला स्क्रीन यूज करना है, समझ रहे हो। और समझ में प्रॉब्लम क्या हो गया सर। हाँ तो आप कुछ तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बोलने वाले थे ना। हाँ वो भी बोल देता हूँ। पहले ये देखो, ये पहले इतना लिख दो, ये लिख दो, ठीक है, लिखते लिखते सुनो सर। हाँ, अपना ऑफलाइन क्लासेस जो है, अपने ऑफलाइन जो लेक्चर्स है गाइस, अपने ऑफलाइन लेक्चर्स जल्दी ही, मतलब क्या अगले हफ्ते से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ऑफलाइन लेक्चर्स कैसे होंगे, ध्यान से सुनो। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में आगे आगे बढ़ेंगे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद स्टार्ट होगा इधर वेव्स या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो मार्च एंड तक अपने को वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सब खत्म करना है, मतलब हम लोग 12th के ऊपर जंप मार सकते हैं अप्रैल से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज अपना चलेगा ये ऑनलाइन में चलेगा। और ऑफलाइन में हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन में हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन में हम लोग करेंगे पीछे वाली चीजें। मतलब मैं ऑफलाइन जब अपने लेक्चर्स होंगे अगले हफ्ते से जो हम लोग मिलेंगे, तब मैं दो टॉपिक को कंबाइन करूंगा। जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंबाइन कर दिया, उसका एक रिवीजन लेक्चर हो गया और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई। फिर वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन कंबाइन लेक्चर, इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, कोलिजन की क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, रोटेशन की हो गई। तो जो भी पिछले अपने रे ऑप्टिक्स की हो गई, तो जो पीछे अपन ने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर अपन मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे अपने कहाँ पे, रिवीजन लेक्चर्स में। समझ में आ रहा है। तो रिवीजन लेक्चर हर हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, ऐसे होते रहेगा, और बायोलॉजी, ठीक है। आपकी जो भी बैचेस, इवन फॉर मुंबई गाइस, इवन फॉर मुंबई, तो मुंबई, नासिक का जितने भी अपने सेंटर्स है सब जगह पे, तो जो सेंटर्स है आपको बैचेस वाइज बुलाया जाएगा और बैचेस वाइज अपने लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और जो भी आपका डर होगा मैकेनिक्स वगैरह का, फिर वो उसमें वापस थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे तो यार हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा यार, ठीक है, उतना तो होगा ही। अब अभी लिखो यहाँ पे। डन सर। अब एक काम है, आतिफ सर जरा आ जाओ इधर। देखो आतिफ सर ने अपना खुद का लेक्चर लगा दिया है 7:30 को, और मेरे को ये बोर्ड जो है अब खाली करने को पड़ा, क्योंकि वो लेक्चर नए वाले लोगों के ऊपर, नए वाले मतलब अभी करंटली 10th में जो 11th में होंगे, तो उनके ऊपर डेमो लेक्चर है। आतिफ सर, हेलो, क्यों किया आपने ऐसे? अब वो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम वो गलती हो गई सर, सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम से वी विल सर, टेक केयर। सर अब आपकी हेल्थ कैसी है? क्या नेक्स्ट टाइम सर आपकी हेल्थ कैसी है? आतिफ ओके, आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ बेटर है, मतलब हल्की फुल्की है बट बेटर है। बेटर है, टेंशन मत लो। मतलब यहाँ पे खड़े हैं और लेक्चर ले रहे हैं, मतलब बेटर है। आप आतिफ सर का वो बोर्ड यूज करो ना, घटिया वाला। क्या करूं? रैप कर देता हूँ। हाँ आतिफ सर का बोर्ड, अरे वो कर लेते। पहले एक काम करो, ये हो गया तुम्हारा मेरा लेक्चर। मुझे मतलब अभी यार मुझे सब कुछ पढ़ाना था, क्योंकि ये सब कुछ ये है, लेकिन ठीक है, अभी अगले लेक्चर में करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। गाइस आज का लेक्चर इतना समझ में आया ना तुमको? यस सर। यस सर। ठीक है, इजी सिंपल हार्मोनिक मोशन इजी है, कोई इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, ठीक है गाइस। सर एडवांस प्लस तो होगा ना? एडवांस प्लस होगा ना, आज रात को होगा वो तो। एडवांस प्लस रात को है गाइस, एडवांस प्लस रात को है 10 o'clock।
ठीक है, 10 बजे अपना एडवांस प्लस का लेक्चर है आज, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर टेक केयर। हेलो सर। हाँ बोल भाई। सर एकदम वो स्टार्टिंग वाला दिया ना, एकदम जो स्टार्टिंग में नहीं ब्लैक अभी गया, अभी गया, चलो।